नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो समय चक्र। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर रोहिताश त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं देश के बॉर्डर स्टेट पंजाब से, जहां पे इन दिनों खालिस्तानी आंदोलन खूब आगे बढ़ रहा है। तो खालिस्तान का जिक्र जब भी हम करते हैं तो हमारे दिमाग में बंदूकें, लहराती तलवारें, लाठी डंडों की खौफनाक तस्वीर सामने आती है। ये खालिस्तान आंदोलन ही है जिसने एक समय में देश में 21,000 लोगों की जानें ले ली थी। तो एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन पंजाब में अपने पांव पसार रहा है। तो आने वाले वक्त में पंजाब की कानून व्यवस्था किस तरह से रहेगी, बताएं रोहिताश जी। देखें, अभिनव जी, एक मैं यहाँ पे आपका ध्यान एक और तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब जी। हम खालिस्तान कहते हैं तो केवल बंदूकें इत्यादि ही नहीं, हमारे दिमाग में एक और चीज़ का स्मरण आना चाहिए। खालिस्तान था पाकिस्तान का एक विफल प्रयास भारत को तोड़ने का। जिस जी। प्रकार से यह प्रयास पिछली बार विफल हुआ था, इस बार भी विफल हो जाएगा। श्री विश्वविजय पंचांग में हमने 2 साल पहले ये भविष्य कथन किया था कि आने वाले समय में अफ़गानिस्तान में तालिबान एवं भारत में खालिस्तान रूपी विषैला नाग अपना सर उठाता हुआ दिखेगा और उचित समय में अल्पकाल में ही इस विषैले साँप का सर पुनः कुचल दिया जाएगा, पाकिस्तान का यह प्रयास भी विफल हो जाएगा। जी, जी। जैसा कि आपने पाकिस्तान का ज़िक्र किया और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ की तरफ से दावा भी किया गया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि 1971 के युद्ध का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान आंदोलन को हवा दी जा रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि भारत इसके काउंटर में क्या कदम उठाएगा? वही करेगा जी जो 1971 में किया था, दोहरा दिया जाएगा इस बार। अच्छा, 1971 दोहरा दिया जाएगा। चलिए अब जी। पंजाब से 1600 किलोमीटर दूर रायपुर की ओर रुख करते हैं, जहां ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपना अधिवेशन संपन्न किया है। तो कांग्रेस का ये अधिवेशन संपन्न हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपने आप को फिर से रिवाइव करने में सक्षम हो पाएगी? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर हम विश्व विजय पंचांग में आने वाले पिछले कुछ 2-3 वर्षों से यह स्पष्ट कह रहे हैं कि यह पार्टी अब विघटन की ओर अग्रसर हो चुकी है। कांग्रेस आए इस साल अपना राष्ट्रीय मंच पर महत्व हमेशा के लिए खो देगी। अभी जो रायपुर में कांग्रेस का सम्मेलन समाप्त हुआ, यहाँ पर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजनीतिक संन्यास के कुछ संकेत दिए। यहाँ पर अभिनव जी, ध्यान देने की बात है कि आप ही के साथ पिछले या पिछले से पिछले शो में हम लोगों ने जी। यह डिस्कस किया था कि ज्योतिषीय संकेत यही है कि श्रीमती आदरणीय सोनिया गांधी जी को अब राजनीतिक विश्राम लेकर आध्यात्मिक और ईश्वर चिंतन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। ऐसा उनके लिए और उनके परिवार के लिए, कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा, पर उनके लिए और उनके परिवार के लिए शुभ होगा। ऐसे संकेत श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लिए शुभ दिखते हैं। हालांकि गांधी परिवार या कांग्रेस आय का राजनीतिक उन्नति का अब कोई भी योग नहीं है। यह पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व सदैव के लिए खो देगी। अच्छा, तो आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहने वाला है। चलिए अब बात नहीं जी। बिहार की करते हैं। बिहार में जी। उथल-पुथल का माहौल इन दिनों मचा हुआ है। तेजस्वी यादव, जो अभी फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आने वाले वक्त में उनके लिए कैसा रहने वाला है? उनके लिए यथावत स्थिति राजनैतिक असमंजसता की आने वाले कुछ वर्षों तक ऐसे ही बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की राजनीतिक उन्नति के योग नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या सीएम आने वाले वक्त में रहे होंगे या नहीं? जैसा कि नहीं नीतीश जी। कुमार ने कहा है कि 2025 में तेजस्वी ही चेहरा होंगे। नहीं जी, ऐसे हमें कोई ज्योतिषीय संकेत नहीं लग रहे हैं। नीतीश जी फिर पलटी मार देंगे, वो पलटी मारने में माहिर हैं। अच्छा, तो चलिए आपने एक बड़ी बात कही है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। ये कहा जाता है जी। कि देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वर्तमान की योगी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। तो आने वाला वक्त योगी सरकार के लिए कैसा रहने वाला है? आने वाला समय योगी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में शुभ है। यह सरकार अपने इस कार्यकाल में अप्रत्याशित उन्नति के पथ पर उत्तर प्रदेश को ले जाएगी। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में करे जा रहे
काम के कारण भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर मत प्रतिशत बढ़ना आरंभ हो जाएगा और इसके स्पष्ट संकेत राजनीति में मिलते जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उन्नति के योग भी आने वाले समय में स्पष्ट होते हैं। अच्छा, हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि बीबीसी प्रकरण हो या जॉर्ज सोरस हो, मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो आने वाला वक्त जो है वो मोदी सरकार के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए जी, मैं आपके इस प्रश्न को ना 2 हेडर्स के अंदर डालूँगा। पहला जी, प्रश्न तो पहला भाग प्रश्न का हुआ कि ये जो कुछ विदेशी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनको हम कभी-कभी डीप स्टेट भी बोल देते हैं, जो अमेरिका से, यूरोप से एक पावर सेंटर की तरह जियोपॉलिटिकल खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं। मैं पाकिस्तान की तत्कालिक सरकार को इसी का एक प्यादा मानता हूँ। ये ही कभी जॉर्ज सोरोस बन के, क्या नाम है, आप ही ने नाम लिया, मैं तो उस व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। मेरे को वो बिल्कुल जी, भी महत्वपूर्ण और या रेलेवेंट नहीं लगते। शायद कभी रेलेवेंट रहे होंगे। उस व्यक्ति को अब रेलेवेंस देने का कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। पर इसी प्रकार उनकी तरह कुछ और भी स्टेट संस्थानें हैं, जैसे कि बीबीसी, जो समय-समय पर भारत और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ज़हर उगलती रहती है। यह अपना ज़हर उगलती रहेगी इसी प्रकार से, परंतु इसका भारत की जियोपॉलिटिकल परिस्थिति या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ भी प्रयास नहीं पड़ेगा। यह सब संस्थाएँ 2020 जनवरी 2020 के पश्चात हमेशा के लिए अपना महत्व खो चुकी हैं। एक-एक करके इन सब संस्थानों का पतन सुनिश्चित है। जी। दूसरा हम अगर चलिए बात अब करें तो जी, दूसरा इसका जो बाकी अचानक हमने इनमें तेज़ी आते हुए देखा है, बीबीसी, सोरोस, हिंडनबर्ग वगैरह-वगैरह, ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने के प्रयास, ये जो खालिस्तान की अभी आपने बात करी, पाकिस्तान मरता क्या ना करता, जो बस में है वो करेगा, क्योंकि अब आगे मौत खड़ी है। मरता क्या ना करता, तो भारत सरकार को, हम भारतीयों को तत्पर रहना चाहिए कि बुझता हुआ दिया है फड़फड़ाएगा। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास करेगा, अंतिम प्रयास करेगा। पाकिस्तान खालिस्तान को बढ़ावा देने का अंतिम प्रयास करेगा। भारत में धार्मिक उन्माद देने फैलाने का अंतिम प्रयास करेगा और देखते ही देखते शीघ्र ही दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा अब। यह राष्ट्र विघटन की ओर अग्रसर हो चुका है। पाकिस्तान आने वाले कुछ समय में, बहुत निकट भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ, कदाचित इसी संवत्सर में जो अब आएगा, उस परिस्थिति को प्राप्त होगा जिसको येमेन प्राप्त हुआ है। कहीं केवल भारत ही नहीं, कुछ और विश्व शक्तियां भी पाकिस्तान के ऊपर अब सैन्य प्रहार ना कर दें, ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। जी, चलिए अब बात थोड़े चुनावी कर लेते हैं। जी, कर्नाटक में अब चुनाव होने ही वाले हैं और चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में कर्नाटक चुनाव में किस पार्टी का बोलबाला रहने वाला है? बताएँ बेहतर। देखिए जी, कुछ समय से भारत के कुछ प्रांतों में एक बड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा उठ रहा है। वह यह है कि जो हमारे सनातन धर्म के धर्म स्थल हैं, देव स्थल हैं, यहाँ पर जो अर्थदान आता है, वो भक्तगण सनातन धर्म के लिए देते हैं। वह प्रधानमंत्री राहत कोष नहीं है, वो दान दक्षिणा चैरिटी नहीं है, वह केवल सनातन धर्म के लिए है। वहाँ सेक्युलरिज़्म का कोई मतलब नहीं है। उक्त अर्थदान का प्रयोग केवल और केवल सनातन धर्म के लिए किया जा सकता है, जैसे कि गुरुकुल व्यवस्था बनाने के लिए, आयुर्वेद के प्रचार के लिए या सनातन धर्म के प्रचार या संरक्षण के लिए। यह प्रधानमंत्री राहत कोष या अन्य चैरिटी की तरह नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने अभी इस विषय पे कुछ कदम उठाए, जिनका आशीर्वाद उनको जनता जनार्दन ने वापस से सत्ता सुख के रूप में दिया। हिमाचल में भाजपा सरकार अपना वचन देने के बाद भी
इस संदर्भ में कुछ नहीं कर पाई, तो हमने देखा भाजपा को नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। यदि यही इसी वचन को पूरा करने में भाजपा हिचकिचाई, तो कर्नाटका में नुकसान होने की संभावना है। जो पार्टी देवस्थानों, मंदिरों को सरकार के एब्सोल्यूट कंट्रोल से निकालकर एक नीति द्वारा निर्धारित व्यवस्था जिसमें उक्त अर्थदान का प्रयोग केवल सनातन धर्म के लिए हो रहा है, जैसे कि हमारे वक्फ बोर्ड है, गुरुद्वारों के बोर्ड हैं, ऐसा एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, का निर्माण करेगी जो पार्टी, वही कर्नाटका में मत प्रतिशत को बढ़ता हुआ देखेगी। जो पार्टी हिजाब, पर्दा आदि प्रथाएं जिसके कारण महिलाओं का शोषण होता है, उससे हमारे समाज की महिलाओं को स्वतंत्र करने का प्रयास करेगी, वही पार्टी कर्नाटका में जनता का समर्थन प्राप्त कर पाएगी। जी। चलिए अब बात राहुल गांधी के फेवरेट टॉपिक गौतम अडानी की करते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद उनके संपत्ति में लगातार गिरावट जारी है। 127 अरब डॉलर से अब उनकी संपत्ति 35.3 अरब डॉलर हो गई। तो ऐसे में गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार हो रही गिरावट कहाँ जाकर रुकेगी? देखिए जी, एक चीज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर कि ये राहुल गांधी के फेवरेट टॉपिक है। मैं तो वाड्रा जी को राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक समझता था। खैर ये भी होंगे, क्या पता, क्योंकि अडानी ग्रुप के साथ तो राजस्थान, हिमाचल में कांग्रेस सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं, करती रहनी चाहिए। दूसरा देखिए जी, ज्योतिष की कुछ मर्यादा होती है। गौतम अडानी जी एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो राजनेता नहीं है। राजनेताओं की कुंडली का सार्वजनिक तौर पे विश्लेषण करने की अनुमति शास्त्र देता है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का, व्यापारी का, उद्योगपति की कुंडली के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी का हमें शास्त्र अनुमति नहीं देता। यदि अडानी परिवार से कोई हमें यह प्रश्न पूछे, यदि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं हाइपोथेटिकल, तो प्राइवेट स्पेस में प्रिविलेज्ड कंसल्टेशन के अंदर हम उनको इसका उत्तर देंगे। यह सब विषय सार्वजनिक तौर पे डिस्कस करने के नहीं है, क्योंकि अडानी परिवार एक प्राइवेट फैमिली है। दे आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स। गांधीज आर इनटू पॉलिटिक्स, केजरीवाल इज इनटू पॉलिटिक्स, बीजेपी इज इनटू पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लीडर्स का हम एनालिसिस कर सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी का, किसी किसी स्पोर्ट्स पर्सन का या किसी उद्योगपति का नहीं। इसकी शास्त्रीय अनुमति नहीं देता, ये शिष्टाचार नहीं है। यहाँ मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ठीक है, चलिए एक पब्लिक फिगर हो जाने के नाते मैंने आपसे ये सवाल किया था। बहरहाल जी जी हम जी। अब बात इन अंतर्राष्ट्रीय विषयों की करते हैं। तो आने वाले वक्त में चीन और भारत के संबंध किस प्रकार से रहेंगे? जिस तरह से एस जयशंकर ने भी अभी हालिया में कहा है कि भारत जो है वो चीन से तब तक के संबंध सुधार नहीं कर सकता जब तक कि उसके पुराने मुद्दे हल ना हो जाए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, चीन और भारत के संबंध को लेकर? मैं माननीय आदरणीय जयशंकर जी के मत से पूर्णतः सहमत हूँ। भारत और चीन के संबंधों में आने वाले समय में कुछ भी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। हम टकराव की तरफ जा रहे हैं, मिलिट्री संघर्ष के योग बन रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इन दिनों कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। आईएमएफ की शर्त पर पाकिस्तान अपने लोगों को भारी टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की स्थिति आने वाले वक्त में कैसी रहने वाली है, बताएं। देखिए जी, यह राष्ट्र टोटल स्टेट कोलैप्स की ओर अग्रसर हो गया है। बलूचिस्तान में पुनः मुक्ति वाहिनी जैसा कुछ कुछ होता हुआ दिखेगा। पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में श्रीलंका जैसा कुछ होते हुए दिखेगा। पाकिस्तान की सरकार के साथ कुछ कुछ वैसा होता दिखेगा जो अभी कुछ निकट भविष्य में यमन की सरकार के साथ हुआ था। पाकिस्तान का क्षेत्रफल सिकुड़ना शुरू कर देगा। हम काफी समय से कह रहे हैं ड्यूरैंड इज डाइल्यूटिंग, ड्यूरैंड विल डाइल्यूट। पाकिस्तान अपने कुछ क्षेत्र को तालिबान के हाथों खो देगा। आने वाले निकट समय में, बहुत ही निकट समय में, पाकिस्तान यथावत रूप में हमेशा के लिए विश्व मानचित्र से समाप्त हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की, जिसके 1 साल पूरे हो गए हैं। वहीं चीन की तरफ से लगातार शांति दूत की भूमिका निभाए जाने की कोशिश की जा रही है और उसकी तरफ से एक पीस फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि चीन का जो प्रयास है रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका वाला, वो कितना सफल रहेगा? मैं इसको थोड़ा-सा घुमाकर इसका जवाब दूँगा, स्पष्ट नहीं दूँगा, किसी विशेष जी, कारण से। भारत और इज़राइल के हित में है कि परिस्थितियाँ ऐसी बने कि चीन को मध्यस्थता करनी पड़े, पहली बात। दूसरी बात, चीन का मध्यस्थता का प्रयास ही चीन के पतन का कारण बनेगा। यह खेल बहुत विचित्र है, इसमें 2023 और 24 में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होंगी, जो अप्रत्याशित होंगी और अभी तो बहुत कुछ होना है, यूक्रेन युद्ध तो बस शुरुआत ही है। चीन यूक्रेन युद्ध में कोई समझौता करवा पाए, उससे पहले कहीं दूसरा फ्रंट ना शुरू हो जाए। कुछ ज्योतिषीय संकेत हैं कि रूस ने यूक्रेन में जिस प्रकार का सैन्य अभियान चलाया है, शीघ्र ही तेल अवीव, तेहरान में ऐसे किसी सैन्य अभ्यास को चला सकता है। तो चीन जिस तरह से अभी जैसा कि हमने ज़िक्र भी किया कि वो एक लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका जो अभी तक की मध्यस्थ की भूमिका में वर्ल्ड ऑर्डर में न नज़र आया है। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर में आने वाले दिनों में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? और अमेरिका क्या की जगह पे चीन अपने आप को स्थापित करने में सफल हो पाएगा या नहीं? वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, बदलना आरंभ हो गया है। 2023-24 में हमेशा के लिए बदल जाएगा। 2023-24 बड़े क्रिटिकल ईयर्स हैं। 2027-28 आते-आते नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल होगा। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन विश्व शक्ति नहीं है। अच्छा, इस वर्ल्ड ऑर्डर में चीन विश्व शक्ति नहीं होगा। ये बड़ी बात नहीं कह रहे है। हैं आप। जी, जी, इसी के साथ आज के इस शो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे समय चक्र के अगले एपिसोड में। रोहिताश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।